तो 1853 का जो चार्टर एक्ट आया उसमें और सारी बातें तो थी, उसके साथ एक बात ये भी थी कि भारत में सरकारी नौकरियों में जो भर्ती होगी वो योग्यता के आधार पर होगी। उसने ये नहीं कहा कि लिखित परीक्षा होगी वो होगी। देखो 1833 में तो उसने सरकारी नौकरियों में भेदभाव का अंत करा। वो 1853 में उसने कहा कि सरकारी नौकरियों में जो भर्ती होगी वो योग्यता के आधार पर होगी। उसने कहा जो सबसे योग्य हो, जो सबसे फिटेस्ट हो उसको आप लें, उसमें आप जो है किसी भी तरह का पक्षपात ना करें, किसी की तरह का भेदभाव ना करें, योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियों में भर्ती होगी। ध्यान रखना, ये सवाल खूब आता है कि किस चार्टर एक्ट ने योग्यता के सिद्धांत को मान्यता दी 1853 के। देखिए आप लोग ना कॉन्सेप्ट को समझिए। अब आप लोग क्या वन लाइनर में क्या करते हैं ना, क्वेश्चन आंसर फ्रेम में लिखते हैं, तो उसमें आपकी एनर्जी और आपका समय बहुत ही ज़ाया होता है। आप सिर्फ और सिर्फ 1853 का चार्टर एक्ट आपने हेडिंग डाला और उसमें लिखा कि इसमें पहली बार ये हुआ कि भारत में सरकारी नौकरियों में जो भी भर्ती होगी वो योग्यता के आधार पर होगी। अब वो किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछ ले आपसे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब ये योग्यता जांचेगा कौन, योग्यता को जांचने का तरीका और पैमाना क्या होगा, इसके बारे में उसने बात नहीं की। अब ऐसे में यहाँ पर जो वायसराय था लॉर्ड कैनिंग, उसने लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई कि भाई इस योग्यता को जांचने का तरीका क्या होना चाहिए। देखो एक तो मैकाले मिनट है और एक मैकाले कमीशन है। ध्यान रखना, एक मैकाले मिनट है वो जो आंग्ल प्राच्य विवाद था शिक्षा का, उस पर अपना डिसीजन देने के लिए लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मैकाले से एडवाइस ली थी, मैकाले से एडवाइस ली थी। तो मैकाले ने जो एडवाइस दी और उस एडवाइस को कहा गया था मैकाले मिनट, वो 1833-34 का मसला है। अब जो है ये मैकाले कमीशन है, मैकाले कमीशन बना 1854 में। इसका मकसद क्या था कि भाई आप वो तरीका सुझाएं जिससे सरकारी नौकरियों में योग्यता के आधार पर भर्ती हो। इसने अपनी रिपोर्ट दे दी, उसी साल इसने अपनी रिपोर्ट दे दी। इसने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारत में अब आईसीएस और जो अन्य सरकारी उच्च पद हैं उन पर भर्ती लिखित परीक्षा के आधार पर होनी चाहिए। इस लिखित परीक्षा के लिए या आईसीएस में भर्ती जो होनी चाहिए वो लिखित परीक्षा के आधार पर होनी चाहिए, रिटन एग्ज़ाम जैसा अब आजकल हो रहा है ना। तो ये रिटन एग्ज़ाम कौन कराएगा, उसने कहा इसके लिए एक कमीशन होना चाहिए जिसे आप लोक सेवा आयोग या पब्लिक सर्विस कमीशन कह सकते हैं। उसके लिए एक लोक सेवा आयोग होना चाहिए जो इनकी भर्ती कराएगा या ये लिखित परीक्षाएँ कराएगा। ये आप इंग्लैंड में बनाओ। तो साहब मैकाले की सिफारिश पर लंदन में लोक सेवा आयोग बना, उसी ने फिर आईसीएस के लिखित एग्ज़ाम कराया पहली बार 1855 में। 53 में चार्टर आया, 54 में लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में, गौरी मैम समझ में आ रहा है, 54 में लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में कमीशन बना। उसने कहा भाई लोक सेवा आयोग बनाओ, लंदन में लोक सेवा आयोग बना, लिखित परीक्षा कराओ। इस लोक सेवा आयोग ने आईसीएस में रिटन एग्ज़ाम की शुरुआत की, ठीक है ना। तो इस तरह से भारत में पहली आईसीएस की पहली लिखित परीक्षा जो हुई वो 1855 में हुई, लंदन में हुई थी, इंग्लिश मीडियम में होती थी, ठीक है साहब। अब देखो शुरुआत में इसमें भारतीय लगभग ना के बराबर आए। 1863 में पहला आया, उसके बहुत बाद दूसरा आया, बहुत बाद तीसरा आया। 19वीं शताब्दी के आखिर तक यानी कि सन 1900 तक आते आते उंगलियों पर गिने जाने लायक इसमें आईसीएस थे। क्यों भाई, देखो इसमें आईसीएस में क्या था ना कि भर्ती की जो उम्र थी वो 19 से 21 साल थी, मिनिमम 19 और मैक्सिमम 21। मैकाले ने भी इसकी सिफारिश की थी, मैकाले कमीशन, मैंने यहाँ कहीं लिखा होगा मैकाले किधर है, ये है ना, हाँ इसने शायद, हाँ मैंने लिखा है ना 18 से 23 वर्ष कि कम से कम 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 23 साल की उम्र के युवा इसमें लिए जाएँ। अब हमारे यहाँ लोग जो थे वो पढ़ना ही शुरू करते थे 10 साल की उम्र में, 8-9-10 साल की उम्र तक बच्चों के प्राइमरी स्कूल में एडमिशन नहीं होते थे। हमारे बचपन में हमने देखा 10-10, 11-11 साल की उम्र में उनके नाम लिखे जाते थे प्राइमरी स्कूल में। अब तो 3 साल का बच्चे जाने लगा ना स्कूल में, नई शिक्षा नीति आ गई। तो एक तो दिक्कत ये थी कि हम लोग लेट एजुकेशन पाते थे, तो इससे पहले कि हम लायक होते आईसीएस का एग्ज़ाम देने के, हम ओवर एज हो जाते थे, एक बात। दूसरा, हम लोग ज़्यादातर पढ़ते थे हिंदी मीडियम में। ये एग्ज़ाम आईसीएस का जो होता था इंग्लिश मीडियम में होता था, और इसमें भारतीय कल्चर के साथ साथ यूरोपीय कल्चर भी पूछ लेता था। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बाधा जो थी वो ये थी कि ना तो हमारे यहाँ जो है हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट थे ज़्यादा, और ये जो एग्ज़ाम होता था विदेश में होता था, हर किसी के बस की बात वहाँ थी नहीं। तो शुरुआत में ज़्यादातर जो आईसीएस आए वो राज घरानों के, जमींदारों के घरानों के आए, और वो बच्चे जो बचपन से ही वहाँ पर चले गए थे और उन्होंने वहीं के रंग रूप वेशभूषा को जाना, और वो
मतलब शक्ल सूरत से तो इंडियन थे, बाकी सोच विचार से और बोलने चालने से, कल्चर से अंग्रेज़ थे। वही आईसीएस में भर्ती हुए। अब इक्का दुक्का आईसीएस में जो इंडियन आने लगे वो भी अंग्रेज़ों को चुभने लगे। मैकाले कमीशन हो गया ना, भारत में एग्ज़ाम भी हो गया। क्या बात, आपकी तबीयत खराब है क्या? अब जो इक्का दुक्का भारतीय आ रहे थे आईसीएस में वो भी अंग्रेज़ों को चुभने लगे। कैसे चुभने लगे? लॉर्ड लिटन जो है आईसीएस के मामले में दो चीज़ों के लिए जाना जाता है। एक तो इसने क्या किया, भारतीयों को रोकने के लिए, आईसीएस में भारतीय ना आए, भारतीयों को रोकने के लिए इसने आईसीएस में एग्ज़ाम देने की जो उम्र है वो घटा दी। पहले जो उम्र है वो थी 19 से 21 साल, कि कम से कम 19 साल वाला और ज़्यादा से ज़्यादा 21 साल वाला आईसीएस का एग्ज़ाम दे सकता है। इसने उम्र घटाया कर दी 17 से 19 साल। अब यहाँ तक आते आते 19 साल तक तो भारतीय जो है इस योग्य होते थे कि इस परीक्षा को दे सके। पास होना अलग बात है, जो इसका पैमाना था इसमें भाग लेने का, 19-20 साल तक तो इसके लायक हो पाते थे, लेकिन उसने उम्र घटा दी, 17 से 19 साल कर दी। आओ कैसे आओगे, ठीक है ना। इसको लेकर के भारतीयों में रोष पैदा हुआ। और जो इंडियन एसोसिएशन थी, किसने बनाई? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने जो इंडियन एसोसिएशन बनाई, उन्होंने सबसे ज़्यादा जोर जो दिया वो इसी पर दिया, आईसीएस सुधार। सवाल भी आता है कि इसमें से किस संगठन ने आईसीएस सुधार पर सबसे ज़्यादा काम किया, या आईसीएस की भर्ती परीक्षाओं में सुधार के लिए अपना मुहिम चलाई, अपना मुहिम चलाया, वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी की इंडियन एसोसिएशन ने। और इनकी दो मांगें थीं, एक तो आईसीएस का एग्ज़ाम इंडिया और इंग्लैंड दोनों में हो, एक साथ हो, इंडिया और इंग्लैंड दोनों में हो और एक साथ हो, और आईसीएस की परीक्षा देसी भाषाओं में भी ली जाए। और दूसरी महत्वपूर्ण जो इनकी मांग थी कि भाई साहब इनमें जो भर्ती की उम्र है वो बढ़ाओ, अधिकतम उम्र जो भर्ती की वो 23 साल कर दो, 21 से 23 साल, यानी कम से कम 21 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 23 साल कर दो। इनको लिख लो मेरे साथ साथ, और ना लिख पाओ तो इनको दोबारा सुन लेना। लिखा नहीं है आपने, है ना? तो इसको वीडियो को चला के दोबारा लिखना, ठीक है? ओके, या तो साथ साथ लिखते रहो तेज़ी से, नहीं तो वीडियो को दोबारा चलाना और लिख लेना। तो ये जो साइड में हाशिए है ना, इनमें लिखी जाती हैं ये चीज़ें, ठीक है? इन नोट्स किसी को बेचने थोड़ी हैं, अपने पास तो रहने। हाँ, अच्छा, रफ़ इतना अच्छा है तो फेयर कैसा होगा भाई? वाह, रफ़ है ही रफ़ इतना अच्छा तो फेयर कितना अच्छा होगा? बढ़िया, अच्छी बात, राइटिंग अच्छी है आपकी, ठीक है। लेकिन बस एक कमी है कि आप एक तो डेली नहीं आती, दूसरा टाइम से नहीं आती, और तीसरी बात जल्दी चली जाती है ना? डेली आती हैं? अच्छा, टाइम से आती हैं? और सबके साथ छुट्टी होती है आपकी? इवनिंग में थोड़ा। नहीं, आप तो कल भी चली गई थी। कल कॉल आ गई थी? अच्छा, चलो हम दुआ करेंगे आज कॉल ना आए, ठीक है। आगे चले, कहाँ थे? हाँ, इंडियन एसोसिएशन, सुरेंद्रनाथ बनर्जी की जो इंडियन एसोसिएशन थी, उन्होंने आईसीएस की भर्ती सीमा को बढ़ाओ, भर्ती की उम्र सीमा को बढ़ाओ, इसके अलावा इंडिया और इंग्लैंड में एक साथ एग्ज़ाम लो, इसको लेकर के आंदोलन किया था इंडियन एसोसिएशन ने। अच्छा, लिटन ने जो एज घटाई थी ना, रिपन ने इसको बढ़ा करके फिर से 21 साल कर दिया था, लॉर्ड रिपन ने। ओके, फिर ये लिखा है मैंने, इंडियन एसोसिएशन। अच्छा, पहले आईसीएस जो थे वो थे पहले इंडियन आईसीएस का एग्ज़ाम पास करने वाले पहले इंडियन थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। 1863 में इनको नौकरी मिली थी। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखना, ये इन्होंने एग्ज़ाम पास किया था 1862 में, 62 में एग्ज़ाम पास किया और 63 में इनकी नियुक्ति हुई थी, ठीक है। पहले आईसीएस थे एसएन टैगोर या सत्येंद्र नाथ टैगोर, कहीं कहीं इनको एसएन बोस लिखा है, वो गलत है, इनका नाम है सत्येंद्र नाथ टैगोर, ठीक है। और दूसरे आईसीएस थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, एसएन बनर्जी, यही बनर्जी, इन्होंने बाद में इस्तीफा दे दिया था। दूसरे आईसीएस जो थे वो थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इन्होंने रिज़ाइन कर दिया था, और रिज़ाइन करके फिर ये भारत में राजनीतिक आंदोलनों से जुड़ गए थे, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इनके गठन में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। और सुभाष चंद्र बोस भी थे, ये भी आईसीएस थे, इन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान आईसीएस से इस्तीफा दे दिया था, ठीक है ना। आप कुछ पूछना चाह रही हैं? ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जो हैं ये भी आईसीएस थे, और इन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान नौकरी से इस्तीफा दे दिया था। अब आगे चलते हैं, 1919 का एक्ट आया। 1919 का जो एक्ट था, क्या था वो? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था या काउंसिल एक्ट था? हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत शासन अधिनियम 1919 आया। उसमें और भी बहुत सारी रिकमेंडेशन या बातें थी। उसमें ये कहा गया था कि भाई आप एक काम करो कि आईसीएस का एग्ज़ाम लेने के लिए जो लोक सेवा आयोग है वो भारत में ही बनाओ। अभी आईसीएस का एग्ज़ाम कौन ले रहा है? लंदन में बैठा हुआ लोक सेवा आयोग। इसने कहा कि आईसीएस का जो एग्ज़ाम है
उस ICS की परीक्षा जो है, उस परीक्षा को लेने के लिए एक लोक सेवा आयोग इंडिया में ही बनाओ। ठीक है साहब, इंडिया में ही बनाओ। और दूसरा, अभी हम लोगों की मांग थी ना कि ICS का एग्ज़ाम भारत और इंग्लैंड दोनों में हो, एक जगह हो, तो इसने कहा ICS का एग्ज़ाम भारत और इंग्लैंड दोनों में होना चाहिए और इसके लिए भारत में लोक सेवा आयोग बनाओ, पब्लिक सर्विस कमीशन बनाओ। ध्यान रखना, सबसे पहले लोक सेवा आयोग कब बना? लंदन में बना। कब बना? 1855 में। किसकी सिफारिश पर? लॉर्ड मैकाले की सिफारिश पर। मैकाले समिति 1854 की सिफारिश पर। क्या थी इसकी बैकग्राउंड? 1853 का चार्टर एक्ट कि भाई लिखित परीक्षा कराओ। ओके, अब जो 1919 का अधिनियम है उसने कहा लोक सेवा आयोग बनाओ, भारत में बनाओ और जो ये ICS का एग्ज़ाम जो है इंडिया इंग्लैंड दोनों में एक साथ लो। ठीक है, ये एक्ट हो गया। सरकार सोई रही, सरकार ने इस पर काम किया नहीं, सरकार सोई रही। फिर बाद में फिर एक कमीशन बनता है लॉर्ड ली की अध्यक्षता में, शाही आयोग था ये। लॉर्ड ली की अध्यक्षता में एक और कमीशन बनता है जिसका मकसद था भारत में प्रशासन की जांच करना। तो लॉर्ड ली कमीशन ने और रिकमेंडेशन तो दी। लॉर्ड ली कमीशन, इसका मकसद था भारत में प्रशासन की बेहतरी के लिए सुझाव देना। तो इसने और बहुत सारी सिफारिशें दी। साथ ही साथ इसने ये कहा कि भैया ये जो लोक सेवा आयोग है ना 1919 के एक्ट वाला, इसे आप जल्दी बनाओ, जितनी जल्दी हो सके तुरंत बनाओ। देखो मैंने लिखा 1923 में क्या बना? ली कमीशन बना। 1923 में ली कमीशन बना और 1924 में इसने अपनी रिपोर्ट दे दी। ध्यान रखना, ली कमीशन कब बना था? 1923 में, और 1924 में इसने अपनी रिपोर्ट दे दी थी। ठीक है, इसने कहा भाई तुरंत लोक सेवा आयोग बनाओ, तो इसने तुरंत लोक सेवा आयोग बनाने की बात कही थी, तो जी तुरंत ही बन गया। 1924 में अपनी सिफारिश दी इसने और 1 अक्टूबर 1926 को नई दिल्ली में लोक सेवा आयोग बन गया। इसका काम था ICS का एग्ज़ाम देना। ठीक है ना, 1 अक्टूबर 1926 को लोक सेवा आयोग बन गया। अब ICS तो थी, दूसरी सरकारी नौकरियां भी थी केंद्र सरकार की, उनका एग्ज़ाम भी ये लेता था, जैसे आजकल लेता है ना, तरह तरह की नौकरियों का एग्ज़ाम लेता है UPSC। ठीक है, तो इसको नाम दिया गया था केंद्रीय लोक सेवा आयोग। इसका जो नाम था वो था केंद्रीय लोक सेवा आयोग, 1 अक्टूबर 1926 को। ठीक है, और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? मैं देख लूँ, मैं भूल रहा हूँ। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? सर रोज वारकर। इसके पहले अध्यक्ष थे सर रोज वारकर। वो मैथ्यूज या वैथ्यू जो थी वो 1935 में आएंगी। ठीक है, 1935 में आएंगी। ध्यान रखना, वो रोज मिलियन मैथ्यूज से कंफ्यूज मत होना। वो जब 1935 में इसका नाम पड़ा फेडरल या संघीय लोक सेवा आयोग, तब इसके अध्यक्ष बनी थी वो। भारत में पहली बार जो लोक सेवा आयोग बना 1926 में, उसके अध्यक्ष थे सर रोज वारकर। ध्यान रखना। ठीक है, ओके, ये बन गया। अच्छा, एक सवाल आपसे और पूछेगा कि ICS की परीक्षा भारत और लंदन दोनों में एक साथ, ICS की परीक्षा भारत और लंदन दोनों में एक साथ, भारत प्लस लंदन दोनों में एक साथ कब हुई? 1922 में। ICS की परीक्षा लंदन और भारत दोनों में एक साथ हुई थी 1922 में। जैसे आजकल होता है ना, जगह जगह एग्जाम सेंटर होते हैं, सभी में 9:30 बजे है तो 9:30 बजे होगा पेपर पूरे देश में, है ना। तो 1922 तक आते आते संचार के साधन भी बेहतर हो गए थे, तो यातायात के साधन भी बेहतर हो गए थे। तो 1922 में लंदन और भारत दोनों में एक साथ परीक्षा हुई और भारत में ये परीक्षा हुई थी इलाहाबाद में। भारत में ये परीक्षा हुई इलाहाबाद में। इलाहाबाद में ये परीक्षा क्यों हुई थी? किताबों में पढ़ा था मैंने भी। इलाहाबाद में स्टूडेंट्स के ठहरने के लिए हॉस्टल थे, स्टूडेंट्स के ठहरने के लिए इलाहाबाद में हॉस्टल थे, बेहतर सुविधाएं थी, इसलिए ये परीक्षा जो हुई थी इलाहाबाद में हुई थी कि पूरे देश का कहीं भी कोई भी स्टूडेंट आए तो यहाँ पर आकर के वो रह सकता है, बशर्ते ICS का एग्ज़ाम वो देने आया हो। तभी इलाहाबाद जो है ICS की या IAS आप या PCS की तैयारी का या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का गढ़ बन गया था। भाई वहाँ पर एग्ज़ाम होने लगा, हॉस्टल ही बन गया वहाँ। अब कुछ ऐसे दीवाने आए, वो गुरदास मान साहब कह गए ना, कुछ ऐसे दीवाने हैं सूरज को पकड़ते हैं, कुछ लोग उम्र सारी अंधेरा ही ढोते हैं, आए मेरा कुछ ना हुआ, आए मेरा कुछ ना हुआ, अरे मैं तो किसी लायक ना हूँ। कुछ लड़ते रहते हैं, करूँगा मैं करूँगा 10-10 साल पड़े रहते हैं, दिल्ली चेन्नई इलाहाबाद देहरादून पड़े रहते हैं, है ना। या तो बन के आ जाते हैं, नहीं तो इतना एक्सपीरियंस लेके आते ही ग्राम प्रधान का, नगर पालिका का, चेयरमैन का चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीतते ही पता है ना आपको फिर क्या करते हैं वो तो सब अंडरस्टूड है क्या करते हैं, सबको पता है ना। अगर आप IAS PCS की तैयारी कर रहे हैं, आप यकीन मानिए आपकी कोई नौकरी ना लगे, लेकिन अगर आपने सीरियसली इसकी तैयारी की है तो आप कभी भूखे नहीं मरेंगे, इतना आपका व्यक्तित्व का विकास हो जाएगा। हाँ, कहाँ थे हम? तो इलाहाबाद जो है IAS PCS की तैयारी का गढ़ क्यों बन गया? भाई वहाँ हॉस्टल थे, अब वही स्टूडेंट वहाँ रुकने भी लगे,
ठहरने लगे कि यार अब अगले साल पेपर दे के ही जाएंगे, आज ऐसे पेपर आया था, ऐसे तैयारी होती है, अच्छा ऐसा पेपर होता, अगले साल पेपर दे के जाएंगे। तो उन स्टूडेंट्स के लिए वहाँ पर किताबें भी आने लगी, बुक सेलर वहाँ आने लगे। बुक्स भाई आप ही बताओ, कोई बुक है उसका ख़रीदार, अब ये हमारे यहाँ कौन सी है, भारतीय संसद, सुभाष कश्यप जी की भारतीय संसद है, वो अफ्रीका में थोड़ी बिकेगी, यहीं तो बिकेगी ज़्यादातर, जहाँ ज़्यादा पढ़ने वाले होंगे वहीं सप्लाई होगी, है ना। अब आजकल आप लोग किताबें पढ़ नहीं रहे, ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो किताबें भी कम हो गई। अरिहंत की समसामयिक आती थी मंथली, बंद हो गई वो। क्यों बंद हो गई? बिक ही नहीं रही। क्यों बिक नहीं रही? पढ़ ही नहीं रहा कोई, है ना। एग्ज़ाम में बड़ी भीड़ होती है, कोचिंग सेंटर सुने हैं, चक्कर समझ में नहीं आ रहा। एजेंट ढूंढते, एजेंट 20 लाख ले लो, 25 लाख ले लो, हमारी नौकरी लगवा दो, उसके बाद फिर जेल में, है ना। देखा नहीं उत्तराखंड में अभी जिन्होंने नकल कराई थी वो भी जेल में, और जिन्होंने नकल करी वो भी जेल में, है ना। तो शॉर्टकट रास्ता मत चुनो, है ना, लंबा रास्ता चुनो, कठिन जरूर है लेकिन स्थायी है, आराम से सो। हाँ भाई कहाँ थे? तो वहाँ पर फिर धीरे धीरे स्टूडेंट का जमावड़ा लगने लगा। अब स्टूडेंट का जमावड़ा लगने लगा तो स्कूल कॉलेज और खुलने लगे। फिर हम आप जैसे कोचिंग देने वाले वहाँ पर आ गए। भाई कोच कौन है? जो असफल खिलाड़ी वही कोच है। हमने 4 बार एग्ज़ाम दिया, हमारा नहीं हुआ, हमने कहा यार ऐसे पेपर आता, हम आपको सिखाने लगे। तो धीरे धीरे इलाहाबाद में जो है वो, इलाहाबाद जो हब बन गया, केंद्र बन गया ICS IAS IPS की तैयारी का। ठीक है, आगे चलें। लेकिन बाद में ये सेंटर जो है वो फिर वो दिल्ली में शिफ्ट हो गया। अब क्यों हुआ वो अलग बात है। तो कहाँ थे भाई? यहाँ तक हम चले गए, है ना। हाँ, तो 1922 में इलाहाबाद में ICS की परीक्षा पहली बार हुई भारत में, और भारत और लंदन दोनों में एक साथ में। अब मैं यहाँ कुछ चीज़ें और लिख लूँ, इसको थोड़ी देर आप पॉज कर दीजिए। तो अब देखें, ये जो सिलसिला है 1935 का जो एक्ट आया उसमें फिर कुछ बदलाव हुए हैं। 1935 के एक्ट से केंद्रीय, ये जो है केंद्रीय लोक सेवा आयोग, इसका नया नाम होगा संघीय लोक सेवा आयोग या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। इसमें फेडरल शब्द जुड़ गया, केंद्रीय की जगह फेडरल शब्द जुड़ गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 1935 के एक्ट से बात किया करी थी कि भारत में एक संघ बनेगा, अखिल भारतीय संघ बनेगा, फेडरेशन बनेगा। तो यहीं से केंद्रीय लोक सेवा आयोग का नया नाम हुआ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, FPSC। आज़ादी के बाद ये जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन था, 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ, इसका नया नाम हो गया यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघीय लोक सेवा आयोग। ध्यान रखना, पहली बार, देखो ये सवाल बड़े मिले जुले हैं और आपको याद रखना चाहिए। पहली बार लोक सेवा आयोग लंदन में बना 1855 में, ठीक है। भारत में 1 अक्टूबर 1926 को बना। इसका नाम संघीय कब हुआ? 1935 में। इसका नाम संघीय लोक सेवा आयोग कब हुआ? 26 जनवरी सन 1950 को। 1935 में इसका नाम था फेडरल, कंफ्यूज मत होना, वो भी संघीय शब्द ही है लेकिन वो था फेडरल, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। लेकिन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इसका नाम हुआ 26 जनवरी 1950 को। और इसके पहले अध्यक्ष जो थे UPSC के, 26 जनवरी 1950 को जब UPSC अस्तित्व में आया, और इसके पहले अध्यक्ष थे के कृपलिनी। आचार्य कृपलानी से कंफ्यूज मत होना, इनका नाम था के कृपलिनी। ओके, अब ये आज़ादी से पहले जो इंडियन पुलिस थी 1948 में, इसका नाम हो गया IPS या इंडियन पुलिस सर्विस, ठीक है। और ICS जो इंपीरियल सिविल सर्विस थी आज़ादी के बाद, उसका नाम हो गया इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या IAS। ओके, सरदार पटेल को IAS का जनक कहा जाता। वजह क्या है? वजह यह है कि बहुत से लोग इस फेवर में थे कि ICS IPS जैसी जो सेवाएं हैं ये साम्राज्यवादी शोषण का प्रतीक हैं। इन लोगों ने जो काम किया है, इनका काम करने का तरीका अलग था। ये ब्रिटिश हुकूमत के दौर के हैं और इनका नज़रिया जो है वो जन कल्याण का नहीं है, इनका नज़रिया है डंडे के बल पर राज करना। तो ये सर्विस अब नहीं रहनी चाहिए, इसकी जगह कुछ और व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन सरदार पटेल ने कहा नहीं भाई, ऐसा नहीं है। ये बात सही है कि ब्रिटिश राज में इनका नेचर क्या था, लेकिन अब भारत आज़ाद हो गया है। जो राजनीतिक सत्ता है, अब जो राजनीतिक सत्ता है पहले शोषक थी, अब कल्याणकारी है। तो ये किसके अधीन काम करेंगे? राजनीतिक सत्ता के अधीन काम करेंगे। तो जैसा नेता, जैसी सरकार इनको कहेगी वैसा इन्होंने आदेश मानना है। दूसरी बात सरदार पटेल ने कही कि मैंने इन लोगों के साथ काम किया है और इनमें योग्यता बहुत है, और भारत जैसे विविधतापूर्ण देश को एक करने के लिए और इसका आगे विकास करने के लिए ICS या IAS के अलावा कोई और विकल्प नहीं है, इसलिए इन सेवाओं को बने रहना चाहिए। तो उनके समर्थन की वजह से ICS बनी रही। बस ये हुआ कि इसका नया नाम हो गया इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या भारतीय प्रशासनिक सेवा। इसलिए ICS का जनक जहां लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है, भारत में सिविल सेवाओं का जनक या सिविल सेवाओं की शुरुआत जो की वो लॉर्ड क्लाइव ने की। IAS का जनक जो कहा जाता है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। 21 अप्रैल को हर साल
जो है सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है या लोक सेवा दिवस मनाया जाता है, वो 21 अप्रैल को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 21 अप्रैल को ही सरदार वल्लभ भाई पटेल ने IAS के पहले बैच के ट्रेनीज़ को दिल्ली में मेटकाफ हाउस में संबोधित किया था 21 अप्रैल को। इसलिए उसी की याद में हर साल 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। सिविल सेवाओं के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार। भारत में लोक सेवकों को दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड जो है वो लाल बहादुर शास्त्री अवार्ड है, लिख लीजिए, लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अवार्ड। अच्छा, इनकी ट्रेनिंग कहाँ होती है? सरदार पटेल अकादमी, ये जो है हैदराबाद में है और यहाँ पर IPS की ट्रेनिंग होती है। ये हैदराबाद में है और यहाँ पर जो ट्रेनिंग होती है वो IPS की ट्रेनिंग होती है। अच्छा, IAS IPS और दूसरी जो केंद्रीय सेवाएं हैं ना, उसका एक फाउंडेशन बैच होता है, तो उसमें IRS वाले, ITS वाले, IAS वाले, IPS वाले मसूरी में एक साथ ट्रेनिंग करते हैं। वो 5-6 महीने की जितनी भी उनकी ट्रेनिंग होती है उसे फाउंडेशन कोर्स कहते हैं। सारे एक साथ जो है अपनी ट्रेनिंग लेते हैं, उसके बाद सब अपनी अपनी जो पेशेवर एकेडमी है उसमें चले जाते हैं अलग अलग। तो बाद में IPS की जो ट्रेनिंग होती है वो होती है हैदराबाद में। ध्यान रखना, सवाल खूब आता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अकेडमी हैदराबाद, यहाँ पर IPS की ट्रेनिंग होती है। पहली महिला IPS कौन थी? किरण बेदी। दूसरी उनकी छोटी बहन, क्या नाम था उनका? छोटी बहन या बड़ी बहन, आई डोंट नो क्या, लेकिन बहन थी उनकी कंचन चौधरी भट्टाचार्य, उत्तराखंड की पहली महिला DGP। ओके, उनका निधन हो गया। किरण बेदी इस समय पांडिचेरी के उपराज्यपाल हैं, अभी हैं ना पांडिचेरी के उपराज्यपाल किरण बेदी, देख लेना। अच्छा, भारतीय प्रशासनिक अकादमी जो आपका है ना वो IAS ट्रेनिंग सेंटर आमतौर पर जिसे आप कहते हैं मसूरी में है, उसका नाम है भारतीय प्रशासनिक अकादमी। IAS और जो दूसरी अखिल भारतीय सेवाएं और केंद्रीय सेवाएं हैं उनकी ट्रेनिंग यहाँ पर होती है, मसूरी में है। ये मसूरी कहाँ है? उत्तराखंड में ना। तो भारतीय प्रशासनिक अकादमी मसूरी में है, 1959 में ये बनी थी और यहाँ पर IAS और दूसरी अखिल भारतीय सेवाओं और जो केंद्रीय सेवाएं हैं उन्हें फाउंडेशन ट्रेनिंग दी जाती है और IAS की पेशेवर ट्रेनिंग इसी अकेडमी में होती है। 1972 में इसका नाम हो गया लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकेडमी, ठीक है ना, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी। अब इसका नया नाम है लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी। 1972 में इसके साथ नाम जुड़ा लाल बहादुर शास्त्री। कहाँ पर है ये? मसूरी में है, ठीक है। ओके, अच्छा, एक सवाल पूछा जाएगा आपसे, अगर आप पॉलिटिकल साइंस वाले हैं तो ज़्यादा पूछा जाएगा कि IAS का जो एग्ज़ाम इससे पहले, अब जो तब तो CSET पैटर्न लागू हो गया है, इससे पहले तक जो IAS का जो एग्ज़ाम होता था वो किन की सिफारिशों पर हो रहा? IAS, IPS और IFS, ये जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं, इनका जो एग्ज़ाम हो रहा था किसकी सिफारिशों के आधार पर हो रहा था? यानी कि इनकी परीक्षाओं का जो पैटर्न है वो किसके आधार पर है? तो सबसे पहले तो मैकाले, उसके बाद 74 में BS कोठारी आयोग, 1988 में सतीश चंद्र आयोग। इन सभी की मिली-जुली सिफारिशों का नतीजा अब है। बाद में फिर PC होता है, इन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस की, YK अलग आए, इन्होंने कुछ रिकमेंडेशन की और अब आपके सामने है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट CSET। मेंस का जो ढांचा है वो लगभग अभी वैसे ही बना हुआ जैसा शुरुआत में था, ठीक है ना। तो आपसे पूछ सकता है कि PC होता है या YK अलग समिति या सतीश चंद्र समिति किससे संबंधित है? अखिल भारतीय सेवाओं में भर्ती का तरीका कैसे हो उससे संबंधित है, ठीक है। तो उम्मीद है इस क्लास में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और कई सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे और क्वेश्चन ना भी मिले तो बहुत सारी जानकारी आपको मिलेंगी। और आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।